नमस्कार, ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम सनातन धर्म से जुड़ी कुछ रोचक और अद्भुत जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और सनातन धर्म को प्रवाहित करें। हमारे पिछले भाग में हमने फिबोनाची श्रृंखला के स्रोत के बारे में संक्षिप्त में जाना और ये भी समझा कि फिबोनाची ने ऋषि पिंगला को ही इसके आविष्कार का श्रेय दिया है, परंतु दुनिया अभी भी इससे अज्ञात है। उस भाग में हमने फिबोनाची का इतिहास बताया था। यदि आपने वह भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कृपया इसे अवश्य देखें। आइए अब इसे इतिहास से परे देखें। फिबोनाची श्रृंखला का संस्कृत छंद विद्या या प्रोसोडी से बहुत ही गहरा संबंध है। ज्ञान गाथा के आज के भाग में हम इन दोनों के तालमेल को समझेंगे। यशु के जन्म से पहले संस्कृत भाषा भारत में अपने चरम पर थी और हिंदू अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। संस्कृत भाषा ने अपनी अत्यधिक लचीली विशेषता के कारण इस ज्ञान प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। इस ज्ञान को मौखिक रूप से प्रचारित करने के लिए संस्कृत कविता एकदम उपयुक्त और सरल पद्धति थी, लेकिन हमारे पूर्वजों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। कविताओं को इतनी कुशलता से लिखने का तरीका खोजना ताकि उन्हें याद रखना और साथ ही पढ़ना आसान होना। और फिर संस्कृत छंद विद्या या प्रोसोडी चलन में आया। छंद विद्या लय और स्वर की व्यवस्था पर आधारित एक पद्धति है। छंद विद्या अध्ययन का एक विशाल क्षेत्र है जहाँ कविता के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए प्राकृतिक लय निर्धारित की जाती है जो कानों को आकर्षित करे ताकि इसे लंबे समय तक याद रखने की संभावना बढ़ जाए। संस्कृत में इसे छंद कहा जाता है, इसलिए इस काव्य ढांचे को संस्कृत में छंद विद्या कहा जाता था और इस क्षेत्र को छंद शास्त्र कहा जाता था। आप सोच रहे होंगे कि संस्कृत सूत्रों और कविताओं का फिबोनाची श्रृंखला से क्या संबंध, परंतु यही प्राचीन भारतीय ज्ञान की सुंदरता है। हमारी कला वास्तव में पश्चिम की समझ से बहुत आगे है। हमारे पूर्वजों ने संस्कृत के श्लोकों की परीक्षा पास करने के लिए न केवल कला के रूप में बल्कि गणितीय अवधारणाओं के रूप में भी कविताओं की रचना की। छंद शास्त्र एक ऐसी गणितीय अवधारणा थी जिसका व्यापक रूप से कवियों द्वारा उपयोग किया गया था। आइए देखते हैं कैसे। छंद शास्त्र में दो शब्दांश है, लघु शब्दांश जिसमें एक लघु या एक बीट और लंबा शब्दांश जिसमें दो गुरु या दो बीट्स की आवश्यकता होती है। तबला बजाते समय भी इसी अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम लघु शब्दांश को धीन और लंबे शब्दांश को धा कहते हैं। आइए अब एक कवि के दृष्टिकोण से इस छंद शास्त्र के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक कविता की रचना प्रति श्लोक में बीट्स की कुल संख्या तय करके शुरू होती है, इसलिए रचनात्मकता काफी सीमित हो जाती है। लेकिन प्रत्येक पंक्ति में विषय प्रति पंक्ति के कुल बीट्स से अनुरूप होनी चाहिए। इसलिए संगीतकार के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह प्रत्येक श्लोक में लघु और गुरुओं की व्यवस्था कैसे कर सकता है और प्रत्येक श्लोक के लिए संभावनाओं को कैसे व्यवस्थित कर सकता है। आइए इसे प्रति श्लोक में दो बीट्स के एक साधारण काल्पनिक उदाहरण से समझते हैं। इस धारणा के साथ चूंकि केवल दो बीट्स हैं, इसे या तो दो लघु या एक गुरु से भरा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि यह दो का संयोजन या कॉम्बिनेशन है। अगला आइए तीन बीट्स पर विचार करें। संयोजन होंगे एक लघु और एक गुरु, या एक गुरु और एक लघु, या सभी तीन लघु। इसलिए हमारे पास तीन संयोजन हो सकते हैं। यदि हम इस क्रम का पालन करते हैं तो 4 बीट्स के साथ 5 संयोजन हो सकते हैं, 5 बीट्स के साथ 8 संयोजन, 6 बीट्स के साथ हमारे पास 13 संयोजन,
7 बीट्स के साथ 21 संयोजन हो सकते हैं और क्रम का यह खेल चलता रहता है। यह कैसा लगता है? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 फिबोनाची श्रृंखला है ना? यही छंद शास्त्र का आधार है। ऋषि पिंगला ने तथाकथित फिबोनाची श्रृंखला को 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व या आज से 2500 वर्ष या उससे पहले छंद शास्त्र द्वारा बनाया था। इसके अलावा उन्होंने स्टैक्ड नंबर्स के पिरामिड की अवधारणा भी रखी थी, जिसे आज दुनिया पास्कल्स ट्रायंगल कहती है। उस समय मेरू पर्वत हिंदू सभ्यता के केंद्र का सामान्य संदर्भ था। पिंगला ने अपनी संख्याओं के ढेर को मातृ मेरू कहा था, जो गोल्डन मीन रेशो की ओर अभिसरण करने का दावा करता था। ऋषि पिंगला ने वर्तमान से 2500 साल पहले इसकी अवधारणा की थी। हमारे ऋग्वेद में भी मेरू का उल्लेख है। संस्कृत कवियों के अलावा हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत रूपों में भी इस श्रृंखला का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। सदियों से तथाकथित फिबोनाची श्रृंखला विशेष रूप से भारतीय कवियों, शास्त्रीय संगीतकारों और साथ ही वास्तुकारों द्वारा उपयोग की जाती रही है। कई प्राचीन भारतीय विद्वानों ने अपने अपने क्षेत्रों के लिए पिंगला छंद शास्त्र की विस्तृत टिप्पणियां की है। भारतीय खगोल शास्त्री गणितज्ञ वराह मिहिर, जो 6वीं शताब्दी में थे, उन्होंने द्विपद गुणांक से संबंधित अपने कार्यों में इस क्रम का उपयोग किया। पिंगला और वराह मिहिर ने अपने संबंधित क्षेत्रों जैसे संस्कृत प्रोसोडी और खगोल विज्ञान के लिए इस संख्या श्रृंखला का उपयोग किया। आचार्य हेमचंद्र, जो 12वीं शताब्दी में थे, उन्होंने इसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों में लागू करने पर सबसे व्यापक टिप्पणी में से एक लिखी है। आचार्य हेमचंद्र ने 1150 ईस्वी में अपने ग्रंथ का संकलन किया था। लियोनार्डो फिबोनाची ने अपनी थीसिस 1202 ईस्वी सन में प्रस्तुत की थी, जो आचार्य हेमचंद्र के समान थी। इसलिए एक ग्रंथ के रूप में भी यह लगभग 5 दशकों तक लियोनार्डो फिबोनाची से पहले आचार्य हेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आजकल कई जगहों पर इस संख्या श्रृंखला को हेमचंद्र फिबोनाची नंबर के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इसके आविष्कारक ऋषि पिंगला को अभी तक उचित श्रेय नहीं मिला। हमारा आज का यह भाग आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के भाग में बस इतना ही। हम ज्ञान गाथा के हर भाग में आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक तथ्य और जानकारी लेकर आएंगे। कृपया अपने प्यार और प्रशंसा को दिखाने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। ज्ञानगाथा से जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार।